ओके गाइस, आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है गाइस? कम ऑन, डिमांड। ओके, सबसे पहले समझते हैं डिमांड होता क्या है। क्या डिमांड का मतलब इच्छा होती है? ऑब्वियसली बिना इच्छा के कोई चीज़ खरीदोगे तुम नहीं। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे कहा है कि डिमांड का मतलब क्या होती है? विलिंगनेस। डू यू अग्री? सर बिना इच्छा की कोई चीज़ डिमांड होगी क्या? नहीं। तो ऑब्वियसली डिमांड का मतलब, सबसे पहली चीज़ डिमांड मतलब इच्छा, विलिंगनेस। ओके चलो, इच्छा तो है, बट खाली इच्छा से सब कुछ है? मेरी इच्छा है बड़ा सा घर बनाना, औकात भी तो चाहिए। या बिना औकात के मैं डिमांड कर सकता हूं? दैट औकात को हम बोलते हैं परचेजिंग पावर। क्या बोलते हैं इसका मान? परचेजिंग पावर। कि फर्स्ट हमें चाहिए इच्छा, सेकंड हमें क्या चाहिए बताइए? परचेजिंग पावर। और तीसरा, सर किसी के पास इच्छा भी होती है, किसी के पास औकात भी होते हैं, पर लोग कंजूस भी होते हैं। तीसरी चीजें होती है योर विलिंगनेस टू व्हाट? स्पेंड। जब ये तीन चीजें होती है तब हम कहते हैं कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट की क्या है गाइस? कम ऑन, डिमांड। ब्रो इच्छा में सब आ गया। तेरी अगर वो चीज नेसेसिटी है तभी तो वो इच्छा है। ऐसा कुछ हो सकता है कि नेसेसिटी बट इच्छा नहीं है? हो सकता है कोई? प्लीज आई एम वेटिंग। कहने का मतलब क्या है? डिमांड क्या चीजें चीजें होती है? विलिंगनेस, सेकेंड योर परचेजिंग पावर, एंड थर्ड योर विलिंगनेस टू स्पेंड। जब ये तीन चीजें ऐड होती है उसी को हम क्या कहते हैं गाइस? कम ऑन, डिमांड। राइट। अब हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड ऑब्वियसली किसका डिमांड शेड्यूल? मार्केट डिमांड शेड्यूल। चलिए इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। एक प्रोडक्ट लेते हैं। क्या ले? प्रोडक्ट मैंगो। सर हर बार खाने की चीज़ ही क्यों लेते हो? मैंगो। ठीक है। अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि अगर मैंगो की प्राइस 10 होती, 20 होती, 30 होती, 40 होती और 50 रुपीज होती, क्या ये प्राइस पर पीस ऑफ मैंगो? और मैंने पर्सन ए को पूछा, पर्सन ए कोई भी हो सकता है, कि भाई तुम मुझे बताओ कि अगर एक मैंगो का भाव 10 होता तो तुम कितना डिमांड करते? कितना? एक एग्जांपल दे दो। लेट्स से सर एक महीने में दिन का एवरेज मैं 2 आम तो खाता हूँ और इतना सस्ता है, 10 रुपए का आम, तो दिन का 3 तो खा ही लूंगा, मतलब कम से कम 90 डिमांड कर रहा हूँ, वटेवर। अब मुझे बताओ, जैसे ही प्राइस 20 हो जाएगा वो अपनी डिमांड बढ़ाएगा या घटाएगा? जब कोई चीज़ महंगी होती है डिमांड अपने आप क्या हो जाती है? गिर जाती है। लेट्स से उसने डिमांड किया कि सर मैं 80 डिमांड करूंगा, 30 में 70 करूंगा, 40 में 60 करूंगा और 50 में 40 करूंगा। तो ये ए का क्या बना बताइए? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। व्हाट डू मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? तो ध्यान से सुनिएगा। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये कहता है डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी demanded by an individual buyer at different possible price। डीपीपी क्या मतलब है? डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। के अलग अलग भाव में क्या क्या अलग अलग क्वांटिटी आप डिमांड करते हो, इसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। कि भाई आपका शेड्यूल बताओ कि अलग अलग जब भाव होगा क्या होगा आपका डिमांड। क्या चीज क्लियर? ऐसे ही पर्सन बी को भी पूछा। पर्सन बी थोड़ा पैसे वाला था। पर्सन बी ने बोला कि भाई पैसा मेरे पास बहुत है, तो लेट्स से 10 पे वो कितना डिमांड करता था बताइए? 180। कैसे? बहुत सिंपल है, चाहे वो पैसा ज़्यादा हो या पैसा कम हो, भाव बढ़ेगा तो डिमांड तो कम होगा। तो लेट्स से वो 180 करता था, वो कितना कर रहा है? 160। फिर कितना कर रहा है? 140, 120 और 80। ये बी का क्या हुआ बताइए? डिमांड शेड्यूल। तो कहता है, क्या कहता है? डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी विच इज डिमांडेड बाय
एंड इंडिविजुअल बायर एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। क्या चीज क्लियर? राइट। अब अज्यूम करो कि मार्केट में सिर्फ दो ही जन है, ए और बी, और यही दो जन है जो मार्केट में डिमांड करते हैं। तो मार्केट का डिमांड शेड्यूल क्या हो जाएगा, हम वो निकाल रहे हैं। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या हो जाएगा बताइए। एट प्राइस 10 देयर आर टू बायर्स, वन इज ए एंड वन इज बी, और दोनों का मिला के डिमांड कितना हुआ एट प्राइस 10, 170, सॉरी 270, माय बैड, 270, हाँ भाई गलती हो गई। इज दैट क्लियर? एट प्राइस 20 द डिमांड इज ओनली 240, एट प्राइस 30 द डिमांड इज 210, at price 40 the demand is 180, and at price 50 the demand is 120. समझ आया? So what is market demand schedule? Different possible quantity demanded by whom? Individual buyer या all buyer? All buyers at different possible price. At what? Different possible price. सर क्या फर्क है कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल में? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसी एक बायर की बात करता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल सारे बायर्स की बात करता है। क्या ये चीज क्लियर? समझ आया? अच्छे से क्लियर हुआ? राइट, ओके गाइस। अब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो, किसका ग्राफ बनाना है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल का। लेट्स से ये किसका डिमांड शेड्यूल बना रहा हूं मैं? ए का। दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज द डिमांड शेड्यूल ऑफ ए। सर अगर ध्यान से देखो डिमांड शेड्यूल क्लियरली बोल रहा है कि ये कैसा स्लोपिंग है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? सर डाउनवर्ड क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस गिरता है डिमांड वैसे वैसे बढ़ रहा है। क्या चीज क्लियर हुआ? तो इस कर्व को क्या नाम देते हैं बताइए? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके गाइस, अब ध्यान से 2 मिनट में समझाता हूं क्यों इसको कर्व बोल रहे हैं। इधर ध्यान दो पहले, ये चीज क्लियर हुआ? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज नोन एज व्हाट? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके गाइस, अब ध्यान से सुनना। व्हाई वी यूज द वर्ड कर्व जबकि लाइन क्या है? स्ट्रेट। यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस कि कर्व क्या हो सकता है? कॉन्केव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, बट वो तभी होता है जब या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया पता है? कांस्टेंट रेट से गिरा रहा हूं। ये हमें पता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड गिरती है। जरूरी है कांस्टेंट रेट से गिरना? इंक्रीजिंग रेट से भी गिर सकती है, डिक्रीजिंग रेट से भी गिर सकती है, और कांस्टेंट रेट से भी गिर सकती है। मैंने अजम्पशन लिया कि हमने क्या रेट से गिरा रहे हैं बताइए? कांस्टेंट। सो इट कैन बी अ कॉन्वेक्स डिमांड कर्व, it can be a concave demand curve, and it can also be a straight line. इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यस वंश, इंक्रीजिंग रेट से कैसे गिर सकता है? जैसे ही प्राइस 10 से मैं 90 ले रहा हूं, जैसे ही प्राइस 20 है, मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, मैंने डिमांड कितना किया? खाली 80। जैसे ही भाव 30 हो गया, अरे यार बहुत ज्यादा भाव हो गया, मैंने डिमांड को सडनली और गिरा दिया। पहले 10 से गिरा है, अब 20 से गिरा है। जैसे भाव और बढ़ गया और फास्ट रेट से गिरा दिया। प्राइस बढ़ने से डिमांड का गिरना इंक्रीजिंग रेट से। क्या चीज क्लियर? समझ आया? यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? सबको समझ आया ये चीज? ग्रेट। एक सेकंड। ओके, क्या चीज क्लियर? अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को क्या बोलेंगे बताइए? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये किसका कर्व है बताइए? ए का। वैसे किसका कर्व बनेगा बताइए? बी का भी बन सकता है। दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ बी। अगर मुझे मार्केट डिमांड कर्व बनाना है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा इलास्टिक बनाऊंगा। ज्यादा इलास्टिक का मतलब क्या? जब मैं मार्केट डिमांड कर्व बनाऊंगा तो थोड़ा सा ऐसे ज्यादा इलास्टिक है। कहने का मतलब क्या है समझो। एट प्राइस 40 ए का डिमांड कितना है बताइए? डिमांड इज हाउ मच? 60। एट सेम प्राइस 40
बी का डिमांड कितना है बताइए, सॉरी एक सेकेंड, सेम एट प्राइस 40, बी का डिमांड कर्व कितना हो गया 120, तो ऑब्वियसली एट प्राइस 40 मार्केट का डिमांड कर्व कितना हो जाएगा बताइए 180, दैट इज 120 प्लस 60। तो क्योंकि मार्केट दोनों का डिमांड कर्व है तो वो थोड़ा ज्यादा इलास्टिक होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या ये समझ आया? क्योंकि मार्केट डिमांड कर्व इज अ समेशन ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व जैसे ये 60 है, ये 120 है, तो ये सीधा कितना होगा 180। क्या ये चीज समझ आया? क्या ये क्लियर हुआ? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा डिमांड। डिमांड क्या होता है? तीन चीजों से मिलकर डिमांड होती है। सबसे पहले क्या होनी चाहिए तुम्हारी इच्छा, सेकंड क्या होना चाहिए परचेजिंग पावर, और तीसरी क्या होनी चाहिए विलिंगनेस टू स्पेंड। हमने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक हमने कौन सा पढ़ा बताइए मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहता है डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ सिंगल बायर अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, कम ऑन, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यही शेड्यूल अब सभी बायर्स का बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे गाइस, कम ऑन, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसी के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे गाइस, कम ऑन, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और इसी के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड कर्व। ज्यादा इलास्टिक कौन सा होगा, इलास्टिक मतलब ज्यादा फैला हुआ कौन सा होगा बताइए, मार्केट डिमांड कर्व। उसका रीजन क्या है, बिकॉज इट इज अ समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या यहां तक क्लियर, कोई डाउट? ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। टॉपिक का नाम क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। चलिए समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अब ये अदर थिंग्स क्या है, देखो गाइस ये 2 मिनट में समझाता हूं अदर थिंग्स क्या होता है। पर लॉ ऑफ डिमांड कहता है, हमने ऑलरेडी कितने लॉ पढ़े, सबसे पहला लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी, फिर एक और लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड। इज दैट क्लियर? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम तीसरा लॉ पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ, जो पहला लाइन क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अब ये क्या है अदर थिंग्स, थोड़ी देर में समझेंगे। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, किसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्या कहा मैंने, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। कैसा रिलेशनशिप है गाइस, कम ऑन, इनवर्स, किसके बीच में बताइए, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये कहना चाह रहा है बाकी सारे फैक्टर्स, क्योंकि देखो एक प्रोडक्ट को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। सर ये टीवी है, इसकी डिमांड खाली प्राइस से अफेक्ट करती है या बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, लोगों की इनकम हो सकती है, बहुत सारे, वो सारे फैक्टर्स को अभी के लिए हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, कांस्टेंट। और सिर्फ प्राइस और डिमांड की बात कर रहे हैं और कोई फैक्टर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, प्राइस। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होगी, गिरेगी, और भाव गिरने से डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये कहता है कौन, लॉ ऑफ डिमांड, विच कहता है अदर थिंग्स रिमेन constant, there is an inverse relationship between price and quantity demand. Catch is clear? So law of demand कहता है other things remain constant, there is an inverse relationship between price and quantity demand. और इसकी वजह से कैसा होता है रिलेशनशिप, हम वो पढ़ रहे हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है बताइए, डिक्रीज हो जाती है। एंड अदर फैक्टर्स रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। एंड सच दैट कि इफ प्राइस बोलो डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज and other
factors remain what constant, और जिसकी वजह से क्या होता है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि when the price is at 40 the demand is at 60, right? And when the price increases to 50 demand decreases to let's say 40. तो प्राइस पहले आप ए पॉइंट पे थे, अब कौन से पॉइंट पे चले गए बताइए, बी. इज दैट क्लियर? दिख रहा है? तो जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड ने अपने आप को क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट. एक आइडिया करता हूं, बेटर बना देता हूं, एक सेकेंड. इससे अच्छा तो नया ही बना लेता. सो वी आर एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे जा रहे हैं. मतलब जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है, गिर जाती है. इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, डिमांड कर्व. क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व. क्या चीज क्लियर? और इसका एग्जैक्ट उल्टा, सेम लाइन, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी. Now this is point A and this is point B. तो प्राइस जब 40 से 30 हो जाती है, डिमांड 60 से क्या हो जाता है, 80. जब डिमांड इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, उसे क्या बोलते हैं इसका बॉन्ड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व. एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व. क्या चीज क्लियर? फटाफट. एक पड़ा कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है एक्सटेंशन. कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, अदर फैक्टर्स क्या रहने वाले इस दोनों में, कांस्टेंट. जब प्राइस बढ़ता है डिमांड क्या हो रहा है, कम. डिमांड कब होता है, सॉरी बाय बैड, डिमांड नहीं, क्या वर्ड यूज करोगे, क्वांटिटी डिमांड. क्यों डिमांड नहीं, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा. व्हेन प्राइस इंक्रीजेस योर क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस. उसकी वजह से पॉइंट ए से आप कहां चले जाते हो, पॉइंट बी. इस डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं इसका वर्ड, कॉन्ट्रैक्शन. इज दैट क्लियर? और जब प्राइस गिर जाता है तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. उसे हम क्या बोलते हैं इसका बॉन्ड, एक्सटेंशन. इज दैट क्लियर? क्या ये पूरा समझ आया? और दोनों में अदर फैक्टर्स क्या रहने वाले हैं बताइए, कांस्टेंट. दोनों में अदर फैक्टर्स क्या रहने वाला है, कांस्टेंट. क्या यह चीज क्लियर? और जब सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन होता है, इन दोनों को मिला के हम एक नाम देना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं मूवमेंट along the demand curve. क्या बोलते हैं इसको गाइस, का बॉन्ड, मूवमेंट along the. मूवमेंट मतलब उसी डिमांड कर्व में मूव कर रहे हो, कभी नीचे कभी ऊपर. नीचे की तरह मूव कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं इसका बॉन्ड, एक्सटेंशन. और ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं इसका बॉन्ड, कॉन्ट्रैक्शन. तो बताइए, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अदर फैक्टर्स की वजह से होता है या ओन प्राइस की वजह से, ओन प्राइस की वजह से. जब खुद के प्राइस गिरता है डिमांड क्या हो जाता है, गलत. डिमांड है, डिमांड सॉरी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज. और उसी को हम क्या बोलते हैं इसका बॉन्ड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व. एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट. क्या ये चीज क्लियर हुआ? क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया, जिसको हमने क्या पढ़ा बताइए, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. क्या क्या पढ़ा अभी तक? सबसे पहले क्या पढ़ा, डिमांड. डिमांड क्या होता है बताइए, एट वेरी आइज्यूम बिना देखे बोला होगा, है ना. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल बायर, अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस.
मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या हो जाएगा गाइस, वर्ड चेंज हो जाएगा ऑल द बार। उसी के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। क्या ये चीज क्लियर हुआ? फिर उसके बाद क्या किया था गाइस, कम ऑन, फिर उसके बाद क्या किया था, लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। फिर से अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स बिटवीन, सुपर। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन दोनों किसके अंडर आते हैं बताइए? इसके ऊपर का घर क्या है, मूवमेंट अलोंग, मूवमेंट मतलब उसी डिमांड कर्व का मूवमेंट होगा, कभी ऊपर कभी नीचे की तरफ मूव हो रहा है, उसे क्या कहिएगा इसका बहुत, एक्सटेंशन। और ऊपर की तरफ जाता है तो मैं ऐसा बोलूं कि सर योर प्राइस हैज बीन डिक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, तो उसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। क्या मैं सही हूं? फिर से आपकी क्वांटिटी डिमांड, सॉरी आपकी प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, दैट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। क्या मैं सही हूं? क्यों? वेरी गुड, सुपर। प्राइस बढ़ने से, सॉरी प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांड का बढ़ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्वांटिटी डिमांड बढ़ा उसकी वजह से प्राइस घटा नहीं, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड घटा, वो लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है। क्या चीज क्लियर हुआ? कारण प्राइस बढ़ना, इफेक्ट क्वांटिटी डिमांड का गिरना, और उसी को हम क्या कहते हैं इसका बहुत, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का। क्या चीज क्लियर, समझ आया? ओके चलिए, इट्स टाइम टू चेंज अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स क्या क्या, क्योंकि जब हम अदर फैक्टर्स चेंज करेंगे, जब हम अदर फैक्टर्स चेंज करेंगे तो क्या कांस्टेंट होगा, सोचो, प्राइस। क्योंकि जब प्राइस चेंज हुआ तो अदर फैक्टर्स को क्या लिया था, कांस्टेंट। तो जब अदर फैक्टर्स चेंज हो गए तो क्या है, राइट? चलिए, when there is a change in which factors, guys come on, अदर फैक्टर्स। अब उसके अंदर हम पहला कर रहे हैं, गाइस कम ऑन, टेस्ट एंड व्हाट, प्रेफरेंस। सर अब ये क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस? देखो आपका प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, बहुत ज़्यादा फैक्टर मैटर करता है, योर प्रोडक्ट्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, योर प्रोडक्ट्स क्लाइमेटिक कंडीशन, एंड तीसरा मार्केट में उसका ट्रेंड। चलो सर क्या फर्क है बताओ। सबसे पहले शुरू करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन। क्या क्लाइमेटिक कंडीशन से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड अफेक्ट करती है? हाँ सर, एसी ज्यादा कब डिमांड करते हो? तो समर में चाहे प्राइस वही रहे, डिमांड अचानक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और विंटर आता है, प्राइस वही रहे, डिमांड क्या हो जाती है, गिर जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन इम्पैक्ट करता है। सर ट्रेंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर कैसे? सर यहां से अगर 4 साल पहले मैं मिलता और एक ओवर साइज टी शर्ट पहन के आता तो तुम मेरे बारे में क्या जज करते? पप्पा का टी शर्ट पहन के आ गया, सर को कोई फैशन सेंस ही नहीं है, कुछ भी पहन के आ जाते हैं, क्या इतना लूज उसको टी शर्ट पहनता है? क्योंकि वो जमाना अलग था। पैंट अगर वो उस टाइम जमाने पैंट कौन सी थी, नैरो पैंट्स, यू नो, नैरो। और उस टाइम में वो आज की जमाने की लूज ही पैंट पहन के आता तो भाई सिलाना भूल गया राइट? क्योंकि उस वक्त उस चीज की ट्रेंड नहीं थी, तो अगर वो प्रोडक्ट बनाता तो कोई मुझे इतना प्राइस दे पाता? अचानक ओवर साइज डिमांड बढ़ गई एंड लोगों ने उसी प्राइस पे डिमांड क्या होने लग गया, बढ़ गया, राइट? दिस इज कॉल्ड ट्रेंड। कभी चीजों की ट्रेंड होती है, अब कोई स्किनी जींस पहनता ही नहीं है, उस भाव में डिमांड एकदम क्या हो गया, गिर गया, स्किनी जींस का ट्रेंड खत्म। क्या चीज क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज व्हाट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब लाइक्स एंड डिसलाइक्स मतलब हर एक कम्युनिटी के ना, या हर एक कंट्री में कुछ चीज़ों की लाइक्स होती है, कुछ लोगों की डिसलाइक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन अहमदाबाद, चांसेस आर वेरी हाई यहाँ पे ज़्यादा डिसलाइक करते हैं इफ़ देयर इज एनी वेज या नॉन वेज रेस्टोरेंट्स।
है ना, जनरली डिसलाइक करते हैं. बट इफ यू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वहां पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट आपके प्रोडक्ट पे नहीं करता है. तो लोगों की लाइक्स और डिसलाइक भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड को इम्पैक्ट करता है विदाउट चेंज इन इट्स ओन प्राइस. क्या ये चीज क्लियर हुआ? क्या तीनों फैक्टर समझ आए? अब बताओ, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस वो मेरे लिए, मेरे प्रोडक्ट के लिए या तो हो सकती है बताइए फेवरेबल, या तो हो सकती है बताइए इनफेवरेबल. अगर मेरे लिए वो प्रोडक्ट की डिमांड फेवरेबल हो गई तो होगा क्या? अगर फेवरेबल हो गया तो मेरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड ही, पूरा डिमांड ही क्या हो जाएगा? इंक्रीज. इफ आई हैव अ फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मतलब समर आ गया तो इसी की डिमांड अचानक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. डिमांड ही पूरी बढ़ जाएगी एट एग्जिस्टिंग प्राइस. और पूरा का पूरा डिमांड शेड्यूल ही क्या हो जाएगा? डिमांड विल, दे विल बी विच शिफ्ट बताइए? राइटवर्ड शिफ्ट. सर राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है? राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है? ध्यान से देखना. ये मेरा पहले का डिमांड शेड्यूल था. क्या चीज क्लियर? ये था प्राइस, ये था क्वांटिटी, और अचानक मेरा डिमांड शेड्यूल ही पूरा किधर शिफ्ट हो गया? राइटवर्ड. मतलब हर भाव में डिमांड बढ़ गई. देखो मूवमेंट में क्या होता है, उसी डिमांड में मूव कर रहा है, या तो एक्सटेंशन या तो कॉन्ट्रैक्शन. एक सेकेंड. ओके गाइस, तो क्या कहा मैंने कि अगर आपका अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस होगा तो आपका डिमांड डिक्रीज हो जाएगा एट एग्जिस्टिंग प्राइस. और किधर कैसा शिफ्ट हो जाएगा बताइए? लेफ्टवर्ड शिफ्ट. ये देखो राइटवर्ड शिफ्ट था, और यहां पे वर्ड क्या यूज हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट. क्या शिफ्ट समझ आया? पूरा डिमांड शेड्यूल ही शिफ्ट हो जाएगा. सर क्यों पूरा डिमांड शेड्यूल शिफ्ट हो जाएगा? मैं समझाता हूं. सपोज होटल के प्राइस है, मेरे रूम का प्राइस 2000 हो सकता है, 2100 हो सकता है, 2200, 2300, 2400 और 2500. अलग अलग प्राइस है. हो सकता है 2000 में ज़्यादा लोग रूम की डिमांड करते हैं, 2500 में थोड़ी कम. अब दिवाली का सीज़न है, फेवरेबल. अचानक सीज़न बढ़ गया, हर भाव में डिमांड सेम रहेगा? हर भाव में डिमांड चेंज होगा कि नहीं होगा? हर भाव में डिमांड चेंज होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा. क्यों होगा हर भाव में डिमांड चेंज? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल गाइस, बिकॉज मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन है तो हर प्राइस पे डिमांड किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइट. और जैसे दिवाली सीजन खत्म, हर प्राइस पे डिमांड क्या होने वाली है? गिरने वाली. क्या चीज क्लियर हुआ? राइट. इसलिए क्या होता है बताइए? शिफ्ट. क्या होता है? शिफ्ट. गाइस क्लियर हुआ? इसको ही बोलते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन. शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. जिसके बहुत सारे फैक्टर है, अभी तक हमने एक ही किया है, पर क्या ये शिफ्ट समझ आया? क्या ये शिफ्ट समझ आया? कहने का मतलब क्या है कि मूवमेंट होता है तो किसके अंदर चेंज होता है बताइए? प्राइस. शिफ्ट होता है तो किसके अंदर चेंज होता है बताइए? अदर फैक्टर्स. किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स. जब मूवमेंट की बात करेंगे, मूवमेंट मतलब दो टाइप के मूवमेंट, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. पर जब मैं शिफ्ट की बात करूंगा तो राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट. समझ आया? जब मैं मूवमेंट की बात करता हूं तो अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट. और जब मैं शिफ्ट की बात करता हूं तो ओन प्राइस कांस्टेंट. कैसे क्लियर हुआ? और आखिरी, जब मैं मूवमेंट की बात करता हूं तो क्या वर्ड यूज करता हूं? क्वांटिटी डिमांड. और जब मैं शिफ्ट की बात करता हूं तो मैं क्या वर्ड यूज करता हूं? डिमांड. इसलिए एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड. तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब मूवमेंट, एंड चेंज इन डिमांड का मतलब होता है शिफ्ट. सर समझ आया? क्लियर? तो शिफ्ट का आपने पहला फैक्टर किया, विच इज व्हाट? टेस्ट एंड प्रेफरेंस.
एक और सिंपल वाला लास्ट कर लेते हैं आज के लिए, विच इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर में क्या होता है? देखो दो टाइप के गुड्स है, पहले समझते हैं डॉबल गुड्स। अब डॉबल गुड्स क्या है उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स थोड़ी देर बात करेंगे, सबसे पहले क्या समझ रहे हैं बताइए, कम ऑन। नॉर्मल गुड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल गुड्स? अगर आपकी एवरेज अगर लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ेगा या घटेगा बताइए? डिमांड बढ़ेगा एट एग्जिस्टिंग प्राइस, क्योंकि उसी भाव में लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो डिमांड कब कैसा शिफ्ट हो जाएगा बताइए? राइट वर्ड, सिंपल, कोई डाउट? और यही अगर आपकी इनकम क्या हो जाती है बताइए, कब? तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी गाइस, कम ऑन, गिर जाएगी 8, तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा बताइए? क्या है क्लियर? क्या ये सबको समझ आया? राइट तो ये क्या चीज हुई नॉर्मल गुड्स की। पर सर ये क्या है नॉर्मल गुड्स और ये क्या होता है इंफीरियर गुड्स? सर इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होता है जिसके सुपीरियर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, पर मैं खरीद नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास इनकम कम है। सर एग्जांपल दो रहा, अब देखो नाइकी के ओरिजिनल टी शर्ट्स भी आते हैं और फेक कॉपी भी आते हैं। अब मेरे लिए नाइकी मुझे पसंद है, पर मैं फेक टी शर्ट खरीद रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरी इनकम बहुत कम है और मैं सुपीरियर गुड्स को खरीद नहीं पा रहा, और उसका एक ही कारण है, उसका कारण क्या है? मेरी इनकम कम हो रहा। सी अगर मेरे को पसंद है कि आई डोंट फील लाइक के मेरे को वर्थ नहीं लगता ओरिजिनल खरीदना, फेक इज गुड, देन दैट इज नॉट योर इंफीरियर। योर इंफीरियर इज बिकॉज यू वांट टू बाय द ओरिजिनल वन, but because your income is limited you are not substituting towards that goods। तो ये जो गुड्स है वो आपके लिए क्या हो जाता है? इंफीरियर, और आपके लिए सुपीरियर कौन सा हो जाएगा? वो नॉर्मल गुड्स। समझ आया? क्या चीज क्लियर हुआ? तो एक बात बताओ जी, नॉर्मल मतलब ओरिजिनल ऐसा कुछ नहीं है, तो सिर्फ एग्जांपल दिया। नॉर्मल का मतलब मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, बट मैं वो इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मेरी इनकम बहुत कम है, मेरे पास इसके सुपीरियर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। सुपीरियर मतलब बढ़िया क्वालिटी। एग्जांपल जैसे राइस है, राइस की एक खराब क्वालिटी भी होती है और एक अच्छी क्वालिटी भी होती है। अब खराब क्वालिटी मैं क्यों खरीद रहा हूँ? क्योंकि मेरी इनकम बहुत कम है, अदरवाइज मैं जैसे इनकम बढ़ जाएगी मैं क्या खरीदूंगा? अच्छी क्वालिटी। कहीं समझ आया? राइट तो यही से समझो इनकम इंफीरियर गुड्स क्या होता है बताइए? जिसका क्या अवेलेबल हो? सुपीरियर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब जिसका दूसरा अच्छा क्वालिटी का अवेलेबल है। तो बताइए जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी कंज्यूमर किधर शिफ्ट हो जाएगा? फटाफट, कंज्यूमर विल शिफ्ट टुवर्ड्स विच गुड्स? नॉर्मल गुड्स। डू यू अग्री? कंज्यूमर कौन से गुड्स पे शिफ्ट हो जाएगा? तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज एट एग्जिस्टिंग प्राइस, क्योंकि इंफीरियर गुड्स का भाव नहीं गिरा है बट इनकम बढ़ गई, तो मैं फेक टी शर्ट नहीं खरीदूंगा, मैं सीधा क्या खरीद रहा हूं? ओरिजिनल गुड्स। ड्यू टू विच कैसा शिफ्ट हो जाएगा बताइए? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। समझ आया? सबको आया? क्लियर? चलिए अब हम समझते हैं कि अगर मेरी इनकम गिर जाए। सर इनकम गिर जाए मतलब क्या? देखो पहले क्या होता था, मेरे पास 5,000 रुपए का बजट होता था। अब उसमें क्या करता था, नाइकी का ओरिजिनल टी शर्ट मुझे 2,500 का पड़ता है, तो मैं ऐसा करता था कि एक 2,500 का ओरिजिनल खरीद लेता था, और बाकी 4 टी शर्ट जो है, बाकी 3 टी शर्ट जो है मैं वो फेक टी शर्ट खरीद लेता था, और ज़िंदगी बहुत सॉर्टेड थी क्योंकि मेरी पास इनकम कितनी थी बताइए? 5,000। अब मेरे पास इनकम खाली 3,000 है, क्या मैं डबल खरीदने की इच्छा करूँगा? तो अब मैं उल्टा क्या करूँगा? जो पहले 3 इंफीरियर खरीदता था अब 4 ही क्या खरीद लूँगा? इंफीरियर। क्यों 4 इंफीरियर खरीद लूँगा? क्योंकि अगर एक नॉर्मल लेने लग गया तो इंफीरियर एक ही आएगा जो मेरा काम चलेगा नहीं, तो उल्टा मैं ज्यादा क्या बाय करने लग जाऊंगा बताइए? इंफीरियर। समझ आया? किसी को कोई डाउट? पक्का क्लियर? तो बताइए जब इनकम कम हो जाती है कंज्यूमर एंड अप बाइंग व्हाट? मोर ऑफ विच गुड्स? एट कैसा शिफ्ट?
ये है इंफीरियर गुड्स की कहानी। तो कह रहा है इसे इनकम और इंफीरियर गुड्स का कैसा रिलेशनशिप है बताइए, इनवर्स, और इनकम और नॉर्मल गुड्स का कैसा रिलेशनशिप है। तो इसे ध्यान से देखना, जब कंट्री की जीडीपी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ना, ओरिजिनल गुड्स की डिमांड बढ़ती है। जैसे बड़ी डेवलप कंट्रीज में जनरली फेक टी शर्ट्स नहीं चलते हैं, वहाँ जनरली कौन से गुड्स ज़्यादा चलते हैं, नॉर्मल। वहाँ फेक कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। फेक कॉन्सेप्ट ज़्यादा कहाँ हो गए, डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों? क्योंकि वहाँ लोगों की इनकम बहुत कम है। तो अगर आपको फेक टी शर्ट्स का बिजनेस है तो ऑब्वियसली आपको ये डेवलप मार्केट, यूरोपियन मार्केट की जो अच्छी अच्छी कंट्रीज है वहाँ ये चलेगा नहीं, उल्टा क्या हो जाएगा, फ्लॉप। क्योंकि नो वन विल बाय, दे हैव मनी एंड दे विल परचेज विद गुड्स, नॉर्मल गुड्स। बिकॉज गाइस इंफीरियर का मतलब समझ आया ना क्या होता है। इंफीरियर मतलब किसी प्रोडक्ट को मैं इंफीरियर नहीं बोलूंगा, वो प्रोडक्ट मेरे लिए इंफीरियर क्यों है, क्योंकि इसका ऊपर वाला बढ़िया गुड्स अवेलेबल है, बट मैं खरीद नहीं रहा हूं क्योंकि मेरी इनकम बहुत कम है। अच्छा, अगर मेरे को खाली फेक टी शर्ट से शौक हो तो मुझे नहीं खरीदना, तो वो मेरे लिए इंफीरियर नहीं है। समझ आ रहा है? एंड कोई भी गुड्स इंफीरियर हो सकता है। सर ये चीज़ क्या मेरे लिए इंफीरियर हो सकता है? हाँ, ये स्मार्ट पैनल भी मेरे लिए इंफीरियर हो सकता है अगर मुझे लगता है इससे भी बढ़िया पैनल है, पर मेरे पास बजट नहीं है। समझ आया? क्लियर हुआ ये चीज़? इंफीरियर का मतलब प्रोडक्ट नहीं, इंफीरियर इज अ परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर. If he believes that there is a superior goods available, I want to buy that goods, but because my income is limited, I am buying this good, then that becomes my inferior goods. Is that clear, guys? तो आज हम यही तक करेंगे। हमने फैक्टर्स के लिए 2 और मूवमेंट पढ़ा, शिफ्ट पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें की है। तो गाइज डू रेफर, में अपलोड कर दूंगा बिफोर कमिंग टू क्लास।